हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग कहाँ पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ये पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे? हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में 3 लेक्चर हम लोग का हो चुका है। कितना? 3 लेक्चर हो चुका है। हम लोग 3rd लेक्चर में पढ़े हुए थे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटम का मॉडल है। क्या? जो एटम का मॉडल है उसे कई सारे साइंटिस्ट ने प्रपोजल दिया, अपना अपना एक सुझाव दिया, और उस सुझाव पर वर्क करने के लिए या उस मॉडल को वेरीफाई करने के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसमें योगदान दिया, और जिसके कारण हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जिसके साथ मतलब जिसके हेल्प से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे सर बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग देखा था। हमने क्या देखा था? अगर हम किसी एज्यूम करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा, तो उसके न्यूक्लियस में जो चार्ज है और n ऑर्बिट में, क्या उसको जो n ऑर्बिट में अगर कोई चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन हो, उसका मास m हो, और उसकी चार्ज -e हो। क्या हो? -e हो, और उसकी चार्ज -e हो, तब उसके बीच में कितना फोर्स लगता है? क्या? कितना फोर्स लगती है, कितना एक्सीलरेशन होता है? तो हम लोग फाइंड किए हुए थे n ऑर्बिट में, मतलब n ऑर्बिट में अगर किसी चार्ज को क्या करें, हम n ऑर्बिट में रखें, तो n रेडियस जो होगा उसका nth टर्म का होगा। ठीक बात समझ आ रही? रेडियस उसका nth टर्म का होगा, जिसमें हम लोग डेरिवेशन किए हुए थे, और उस पर्टिकुलर चार्ज की वेलोसिटी के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बारे में हम लोग स्टडी किए हुए थे। तो आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े हुए थे। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग सब एज्यूम करते हैं, या फिर हम मानते हैं, लेट बी एक्स करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसमें क्या था? जिसमें एक चार्ज था, या इसकी जो न्यूक्लियस में चार्ज जेड थी। ठीक, हम कह रहे हैं एन ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी रेडियस हो जाएगी r, n भी कह सकते हो आप, लेकिन ना कहो। अब देखिए क्या हुआ, इस nth ऑर्बिट में, क्या बेटा, इस nth ऑर्बिट में अगर हम यहाँ पे चार्ज रख दें जिसका मास क्या हो, यहाँ पे हम सपोज कर लें कि एक चार्ज है जिसका मास m है, और उस पे -e इलेक्ट्रॉन है। कितना? -e इलेक्ट्रॉन है। कितना बेटा? -e इलेक्ट्रॉन है। तो देखिएगा, अगर -e इलेक्ट्रॉन है, तो सर ये चार्ज जो है न्यूक्लियस के कारण, किसके कारण? न्यूक्लियस के कारण एक इसमें फोर्स लगेगा, और वो कौन सा फोर्स लगेगा इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, और ये एक्सीलरेट करेगा, और इसकी जो इस इलेक्ट्रॉन की या इस चार्ज की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी, और कितनी होगी, कैसे होगी, अब क्या उसका सिस्टम है, या किस तरह से बिहेवियर करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़े हुए थे, जो कि हमें पता है। हमें क्या पता है? हमें पता है सर इसमें एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा। कौन सा? मैकेनिकल फोर्स लगेगा। मैकेनिकल फोर्स लगने का एक हमारा तरीका है, या एक हमारे पास फंडा है। क्या फंडा है बेटा? देखो, हमें फंडा की बहुत जरूरत होती है। क्या? फंडे हमें आने चाहिए। तो हमें पता है मैकेनिक्स का एक फोर्स होता है m×a। जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में लग रहा है, एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू होती है k कांस्टेंट होता है, ZE मतलब पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, ZE इंटू E ना बेटा, अपान डिस्टेंस कितना है? r है ना, रेडियस r है, तो r इक्वल टू m इंटू a, कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से एक्सीलरेट कर रहा है, तो v²/a r। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मैकेनिकल फोर्स हो गया। क्या हो गया? मैकेनिकल फोर्स हो गया। और हमें यहाँ पे एक हमारा बोहर का स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? बोहर का स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कहा है? आप बताइए, बोहर का स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, जो कि हम लोग बोहर के स्टेटमेंट में हम लोग अभी पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? mvr। क्या बेटा? mvr। ये क्या था mvr? mvr क्या था? ये सर किसी चार्ज का मास अगर m हो, उसकी वेलोसिटी v हो, और वो r रेडियस पे रखा हो, क्या r रेडियस पे रखा हो, तो उसमें किस तरह का फोर्स अप्लाई होता है, या वो किस तरह का
क्या बिहेवियर करता है। तो आप बताइए कितना करता होगा। NH क्या बेटा हम लोग किए थे nth टर्म। क्या आप लोग मोमेंटम के बारे में देखा था ना, एंगुलर मोमेंटम ना, बोहर का जो लास्ट पास्टुलेट्स में जो लास्ट पॉइंट था एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग देखे थे, पढ़े थे ना। तो हाँ वही चीजें हैं, क्या है NH अपॉन 2 टाइम्स होता है। अब हमें क्या करना है, हम लोग इसमें पढ़े थे, हमें यहाँ पे R को एलिमिनेट कर दीजिए, किसको V को एलिमिनेट कर दीजिए, V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, V की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, V की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और फिर आपको R की वैल्यू मिलनी चाहिए। यहाँ पे बेटा R स्क्वायर है, ठीक, ध्यान दिया करिए। आप लोग बोलते ही नहीं हो, कमेंट बॉक्स में आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपका हक है, लड़ना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं सर यहाँ पे जो इस चार्ज का जो फोर्स लगता है, इस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का फोर्स लगता है क्योंकि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। अच्छा आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ए है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ए है, बोहर एटॉमिक मॉडल जो था ना उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी किया गया था। अगर यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया जाता तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, जो उनका रूल था, जो उनका पोस्टुलेट था, सब कैंसिल हो जाता, वहां पे वो काम नहीं करता है। इसलिए अभी तक हम यह नहीं कह सकते कि एटम ऐसा होता है, हम ये कहते हैं एटम ऐसा होता होगा। क्या होता होगा। अगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डीपली स्टडी करनी हो तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सर, क्या पढ़ते हैं बताइए। अरे मेरे भाई क्वांटम मैकेनिक्स, एक बुक की नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हमारे फिजिक्स में बहुत अच्छे लेवल से स्टडी किया जाता है, जो कि आपको जरूरत नहीं है। और हालांकि अगर आप इच्छुक हैं जानने के तो बुक का मैं नाम बता दे रहा हूँ, एन जेटली। क्या एन जेटली जो कि फॉरेन राइटर हैं। एक आपके डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर रहे हैं, उनकी एक मैकेनिक्स की बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो, जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में स्टडी किया गया है और वहां से एटम के बहुत सारे प्रॉपर्टी को, या एटम के बहुत सारे होते नहीं है कि जैसे हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जानने वाले हों, तो एटम के बहुत सारे कनेक्टिव जो पार्ट्स, इट मींस जो उसके साइड्स हैं, उसको स्टडी कराया गया है। और उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो एटम को या एटम के स्ट्रक्चर को, किसको, एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हेल्पफुल बना दिया है, ठीक है, या इंप्रूव कर दिया है, आप ऐसे कह सकते हो। तो आइए हम लोग वहां नहीं जाकर के हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और यहाँ से हम लोग उस समय आर की वैल्यू निकाले हुए थे। हम लोग आर की वैल्यू क्या निकाले हुए थे आपको पता है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से v को एलिमिनेट कर दीजिए और यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आया हुआ था, आर की वैल्यू क्या आई हुई थी, आप लोग बताइए आर की वैल्यू क्या आई हुई थी। तो आइए हम लिख ही देते हैं, आप नहीं बताएंगे। आर की वैल्यू आया हुआ था, आप लोग एलिमिनेट करके कर सकते हो, ठीक है, एलिमिनेशन आप करिएगा। यहाँ से v की वैल्यू v यहीं रहने देंगे, यम आर नीचे आ जाएगा, इसको यहाँ पे रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको r इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, r इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर के, क्या बेटा के क्या था, ये आपको कांस्टेंट है, जेड ई स्क्वायर, कितना जेड ई स्क्वायर, हाँ जेड के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर को हम अगर साथ में लिखना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे सर, अच्छा आपको लगता है कि आपको सैल्यूट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप सॉल्व ही कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सॉल्व ना करके हम इसे थोड़ा सा एकदम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तो आइए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट करने के लिए थोड़ा सा हम देख लें कैमरा चल रहा है नहीं सही। तो चलिए कैमरा तो सही चल रहा था और यहाँ पे क्या बचेगा, यम और इंटू इसेट। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं। आर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर इंटू यहाँ पे एन स्क्वायर बाई जेड। हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है सर, हमें ये पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, हम लोग पिछले लेक्चर में ये पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेटा कि एच हमारा प्लांक कांस्टेंट, 4 पाई की वैल्यू हमें पता है, के हमारा क्या है कूलॉम कांस्टेंट,
m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e हमारा चार्ज है, ठीक। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करके हमें ये पता है, हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाले हुए थे, कितना निकाले थे 0.529, कितना 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, कितना n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये हमारी r की वैल्यू आया हुआ था, ये हमारा रेडियस आया हुआ था। किसका रेडियस? अगर हम किसी चार्ज को nth ऑर्बिट में रख दें, उसकी जो रेडियस आती है इतनी आती है। अभी इसका यूज कहाँ कहाँ है तो हम लोग देखते हैं इसका यूज कैसे क्वेश्चन बन सकता है ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन बन सकता है सर? इस डेरिवेशन पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में या किसी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट हो, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो उसके रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसके रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप कहीं या कोई जनरली बच्चे यही सोच लेते हैं, सर हमने तो चार्ज को बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो ई स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 टर्म में हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बढ़ा रहे हैं और इसमें दोनों चार्ज हैं। कौन कौन सा? एक न्यूक्लियस का चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हम किसको दोगुना कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कर रहे हैं, तो इसलिए 1/2 हाफ हो जाएगा, 1 हाफ मतलब 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई अच्छे से? पक्का? ओके, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो सर अगर इस चार्ज की मुझे वेलोसिटी देखनी हो तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे सर हमारे पास एक ही तरीका है। ये जो हमारा मैकेनिक्स का इक्वेशन है, ठीक है, और ये जो हमारा बोहर का इक्वेशन है, ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, यही जो r की वैल्यू आया हुआ है इसी इक्वेशन में रख दीजिए। किसमें? इस इक्वेशन में रख दीजिए। किसमें रखेंगे? r। अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो r का वैल्यू बोहर के इक्वेशन में आप रख दीजिए। अगर आप r की वैल्यू बोहर के इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। आपको v की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको v की वैल्यू कितना मिलेगी? आइए हम लोग v के बारे में देखते हैं। v की वैल्यू कितना आया हुआ था? v की वैल्यू आया हुआ था, या तो हम कहिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इसे सेकंड कह सकते हैं, ये आपका थर्ड आया हुआ है, ठीक। जनरली ये सब चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम में बस आपको यही याद करना है। आप इस पॉइंट को याद करिएगा। अगर आपको थियोरेटिकल टाइप के, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको ए टर्म याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए टर्म याद होना चाहिए। इसकी ये जनरल वैल्यू है, ठीक है। इसको हम फाइंड करेंगे क्योंकि ये बार बार लिखने से अच्छा है कि इसकी वैल्यू हम पुट कर दें और फाइंड सॉल्व कर दें। और देखिए क्या होता है कि इतने अच्छे कैलकुलेशन होते हैं कि बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाते, तो हम लोग कैलकुलेशन पहले ही करके अगर लर्न कर लें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि आप अगर कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? हम वेलोसिटी के लिए v को एलिमिनेट कर देंगे। किसको? v को एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, v को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे v की वैल्यू, ये जो v की वैल्यू है, r जो वैल्यू आया हुआ है, r की वैल्यू इसमें रख दीजिए, पुट कर दीजिए, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ar की वैल्यू इसमें, पुटिंग द वैल्यू r इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में बेटा? सेकेंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक। सेकेंड इक्वेशन में रखोगे तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। v की वैल्यू कितना मिलेगी? आइए हम देखते हैं v की वैल्यू क्या मिल सकती है। तो v की वैल्यू मिल सकती है, कितना मिल सकता है? 2πke स्क्वायर बाई h। कितना बेटा? 2πke स्क्वायर बाई h इंटू कितना आ सकता है? तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना है बेटा? यहाँ पे v है और m r डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। आपको r की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से r की वैल्यू आप रखे हुए तो कितना आ सकता है? तो यहाँ पे आ सकता है z/n। कितना? इंटू z/n। कितना बेटा? z/n आ सकता है। अब हमें पता है इस पॉइंट की वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इस पॉइंट की वैल्यू आ सकती है 2.2 इंटू 10⁶। कितना बेटा? 2.2 इंटू 10⁶ z
एन मीटर पर सेकंड। कितना? मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, रेडियस की यूनिट एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, इसी तरह हमें सारी चीजें पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हमें पता चल गया, वेलोसिटी हमें मिल गई। और इस वेलोसिटी को पाने के लिए हम क्या किए हुए हैं? हम किए हुए हैं सर, जो हमारा मैकेनिक्स का इक्वेशन है, किसका? मैकेनिक्स का जो फोर्स है, दो चार्ज के बीच में जो मैकेनिक्स का फोर्स है, और इसमें जो बोहर का एक पोस्टुलेट था, क्या था? एंगुलर मोमेंटम। किसी चार्ज के एंगुलर मोमेंटम का जो पोस्टुलेट था, या आप कह सकते हो इनका एक रूल था, इनका एक स्टेटमेंट था या प्रपोजल था, उन दोनों को हम सॉल्व करके रेडियस ऑफ nth टर्म का वैल्यू फाइंड करते हैं। और उस वैल्यू को निकालने के बाद क्या बेटा? उसी वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम बोहर के इस रूल्स में, या इट मींस एंगुलर मोमेंटम के रूल्स में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमें वेलोसिटी ऑफ चार्ज मिल जाती है। जब हमें वेलोसिटी ऑफ चार्ज मिलती है, क्या? जब हमें वेलोसिटी ऑफ चार्ज मिलती है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यही तो होता है ना? पक्का? हाँ मेरे भाई, आपको आता है, ये मुझे समझ में आता है। तो आई बात गई समझ में। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ चलते हैं? हम लोग देखते हैं सर, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, क्या? और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है सर, अगर हम किसी चार्ज को डबल कर दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकती है कि घट सकती है? हाँ, यही क्वेश्चन बनता है सर, इसी टाइप क्वेश्चन बनते हैं। हम कितना सोचते हैं यह एग्जामिनर नहीं सोचता भाई। आपको सोच लीजिए, एक क्वेश्चन बनाने के लिए जो एग्जामिनर होता है, वो अपने आप को पहले वो सोचता है कि बच्चा कितना गलत सोच सकता है, वो आपको गलतियों को सोचता है। आप उसके अच्छाइयों को सोचने के चक्कर में 4 साल निकाल देते हो। मत सोचिए, आप एक क्वेश्चन को सोचिए, उसे कितना टफ बनाया जा सकता है। क्या? इस स्टेटमेंट को सर कितना टफ बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो अभी हमने बोला ना, कि इस चार्ज को डबल कर दिया जाए, किसके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डबल कर दिया जाए, तो आप लोग तो डायरेक्ट यहाँ पे ई की वैल्यू डबल कर दोगे। गलत, क्योंकि उसे पता है गलत कहां से आप कर सकते हो। यही पॉइंट है, इसी को पकड़ लीजिए, क्वालिफाई कर गए आप, नीट में सेलेक्ट हो गए। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि आपको पकड़ आ गई है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन जो भी थियोरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, पहले आप उसे सोचिए, समझिए, कहना क्या चाह रहा है और हमसे क्या मांग रहा है भाई, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सर, हम वेलोसिटी को क्यों निकाले हैं ना? हम वेलोसिटी को क्यों निकाले हैं? क्योंकि मेरे भाई, जब हम चार्ज को यहाँ रखेंगे, ये क्या करेगा? इसको फोर्स लगाएगा, एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट कब करेगा? जब इसकी वेलोसिटी पता होगी तब तो करेगा मेरे भाई। ठीक, अब इसकी वेलोसिटी पता होगी तो सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही होगी। हमारी बॉडी इतनी है, या मैं हेल्दी हूँ, मैं वजन हूँ, अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, तो बेटा मेरी क्या डाइट भी तो अच्छी होगी। तो डाइट इसकी क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसकी? चार्ज की। आइए देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्चार्ज। बताइए क्या हो सकता है भाई? माइनस के, क्या बेटा? माइनस के जेड ई स्क्वायर, कितना? जेड ई स्क्वायर बाई आर, जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये जो z है, क्या बेटा? ये जो z है, आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सर, एक चार्ज जो है, इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई अपान आर है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी हो, क्या काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। आर को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपान 2r। कितना हो जाएगा बेटा? के जेड ई स्क्वायर अपान 2r। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया। क्या मिल गया बेटा? हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल गया सर। तो हमें अगर टोटल एनर्जी निकालना हो, क्या निकालना हो?
टोटल एनर्जी निकालना हो तो हमें पता है टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या बेटा? टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से। यही तो कह रहे हैं, चलना सीखो दौड़ना जान जाओगे मेरे भाई, चलना सीखो दौड़ना जान जाओगे। यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो सर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सर। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है? के क्या है बेटा? के जेड ई स्क्वायर। सॉरी, तो आइए हम लोग देखते हैं के जेड ई स्क्वायर। क्या बेटा? के जेड ई स्क्वायर अब के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस, क्योंकि माइनस में है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन r ना बेटा। ये 2r है, डिनोमिनेटर डिफरेंस है तो यहाँ पे 2r हो जाएगा वन टाइम। तो हम यहाँ पे करेंगे, यही आएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, क्योंकि सेम है, ये 2 टाइम है, माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा। क्या? जल्दी बताइए मेरे भाई, जल्दी बताइए। हाँ सर, माइनस में आ जाएगा क्योंकि 2 सेम है, वन टाइम, यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल एनर्जी ऑफ चार्ज इन nth ऑर्बिट। किसमें? nth ऑर्बिट में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? इसकी वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? एनर्जी की। तो यहाँ पे हम देखिए अभी हमारा अधूरा है, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में हम r की वैल्यू को पुट करते हैं। किसको? r की वैल्यू को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन। इसे आप इक्वेशन बना सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ देन फिफ्थ, देन आपका ये फिफ्थ हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देना। चलिए लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन, कौन से? फिफ्थ इक्वेशन में हम रखते हैं। तो हम यहाँ पे r की वैल्यू रख के एनर्जी निकालते हैं। तो आइए हम लोग r की वैल्यू रख के एनर्जी को फाइंड करते हैं। एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके थे, जिसमें से कुछ तरीके आपको आते हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। आप लोग इसमें r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो बेटा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। और यहाँ से हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिसमें हमें e की वैल्यू आ जाती है। e की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? e की वैल्यू क्या आ जाती है? जल्दी बताइए, आप लोग सॉल्व करिए, फटाक से बताइए। -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर यम ई स्क्वायर, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर यम ई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बेटा? -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर यम ई स्क्वायर कितना? एम ई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर कितना बेटा? सॉरी, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर कितना? जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। आइए हम लोग देखते हैं, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक, आइए हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा ई इक्वल टू, क्या मिलेगा बेटा? ई इक्वल टू -13 कितना बेटा? -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। एक किसकी वैल्यू है? एनर्जी। किसकी एनर्जी? चार्ज की एनर्जी। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। किस सेंस में? जब हम nth ऑर्बिट में रखते हैं तब की वैल्यू इतनी आती है। तो सर इसका एक अगर आपको वेरियस कंपोनेंट बताना हो, क्या इसके अगर आपको एक मतलब सरल तरीके में या सिंपली आपको एक्सप्लेन करना हो या किसी न्यूमेरिकल को बहुत मतलब लाइटली पकड़ना हो, बात समझ रहे हो ना? लाइटली पकड़ना हो तो आप कैसे पकड़ सकते हो? तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग इस लास्ट वाले पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि यही दो ही तो वेरिएबल है। क्या जेड क्या है? आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, जल्दी बताइए।
मेरे भाई अब हम ही सारे बताएंगे एन क्या है, जेड क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। जेड यहाँ पे आपका क्या है और एन आपका क्या है? मेरे भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन बदले जा सकते हैं, ऑर्बिट्स बदले जा सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बदले जा सकते हैं, यही दो ही बदले जा सकते हैं। के की वैल्यू कभी नहीं चेंज हो सकती। क्या एक इलेक्ट्रॉन को डबल करोगे तो 1.6 का 2 टाइम्स करोगे तो क्या हाफ में कन्वर्ट होगा? नहीं ना, किसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 ही हो सकती है या उससे डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, उसका हाफ नहीं हो सकता मेरे भाई। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला? हम लोग इसके आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, तो हमें सर यहाँ से सीखने को क्या मिला? हमें ये मिला सर कि अगर हमें रेडियस निकालना हो, क्या निकालना हो? रेडियस निकालना हो। किस सेंस में सर? जब हम किसी चार्ज को nth ऑर्बिट में r रेडियस पर रखें और उस पर एक उसकी मास अगर m हो और उसकी चार्ज माइनस ही हो, क्या उसका चार्ज, उसकी या उसका, भाई कर लो यार, मेल फीमेल में कौन सा दिक्कत है, हम तो जेंडर ही तो चेंज कर रहे हैं, वो भी हाइपोथेटिकली। मेरे भाई हमने तो इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा तो आप कहां से देखोगे? ठीक है, इसके चार्ज को हम चेंज करते हैं, डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, या इस पॉइंट पे रखते हैं। किस पॉइंट पे? nth ऑर्बिट के एक पॉइंट पे हम चार्ज को रखते हैं। इस पे फोर्स लगाता होगा। अगर r रेडियस पे है, nth ऑर्बिट में है, तो कौन सा इसका z क्या था? अभी मैं बताया हूं जस्ट मेरे भाई। अब सारी चीजें यही तो है सबसे बड़ी कमी, कि आप लोग अपनी कमियों को नहीं पकड़ पाते हो। अपनी कमियों को जब तक नहीं पकड़ोगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या आप लोग कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई? सब आप ही कर सकते हो, एक बार अपनी कमियों को पकड़ लो बस। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इस टॉपिक में सही ज्यादा ऊपर तो नहीं लग रहा, थोड़ा टेबल लैंप जो है ना, हाँ सही है। आइए तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आगे कहाँ चलते हैं? हम लोग देखते हैं सर, अगर हमने देखा था, क्या देखा था? हमें जब रेडियस को फाइंड करना हुआ था, क्या रेडियस को फाइंड करना हुआ था, या रेडियस के स्टेटमेंट को हमने देखा था, तो इसका जो प्रोटॉन, क्या बेटा? प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। प्रोटॉन और नंबर ऑफ, क्या बेटा? ऑर्बिट्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे? n² के। ठीक, और बेटा हमें क्या वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी हमारा प्रोपोर्शनल था किसके बेटा? ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, तभी तो हम इसके प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, z/n के। और बेटा और क्या, जल्दी बताइए। और हमारा सर जो हमारी एनर्जी आई थी, ये प्रोपोर्शनल थी किसके? z²/n² के। z²/n² के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करिए। क्या करिए? आप इसे नोट करिए, बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छे से नोट करिए मेरे भाई, फटाक से नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए। कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, और ये सब सारे जितने जितने क्या हैं, जितने सर्कल में हैं, इस पॉइंट को अगर आप याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद कर सकते तो वैल्यू वाले पॉइंट हैं, वैल्यूएशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशन आपको याद होने चाहिए। और ये जो क्या प्रोपोर्शनलिटी है, इनको भी याद रखिए, इनका यूज बहुत अच्छा है। अभी हम लोग आगे एक क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, पॉज करिए, तुरंत नोट करिए मेरे भाई, फटाक से करिएगा। तो आइए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे क्या देखते हैं? हम लोग आगे ये देखते हैं सर, इन सब का यूज करके हम और क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं बेटा, हम ये कर सकते हैं, अगर हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो, क्या ओमेगा निकालनी हो, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, मतलब वेव, क्या मेरे भाई जल्दी बताओ ओमेगा क्या होता है? फ्रिक्वेंसी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है, उसी से रिलेट करता है, तो अब तो बता दो। अरे यार इतना सोचते हो मेरे भाई, चलो आप लोग ही बताओगे। V/R, यहाँ से हम 2πf लिख सकते हैं, ठीक, और यहाँ पे V/R, तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? V/2πr। और क्या निकाल सकते हैं? जल्दी बताइए, और क्या निकाल सकते हैं? और हम लोग यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड। T बेटा क्या हो जाएगा? T क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 2π 1/n
एफ मेरे भाई फ्रिक्वेंसी होती है ना 1/f, जस्ट इसी का उल्टा टाइम पीरियड 1/f फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 1/f इट मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2πr डिवाइड बाई वी, कितना डिवाइड बाई वी, ये क्या हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा। और हम क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव करंट निकाल सकते हैं। क्या इफेक्टिव करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा इफेक्टिव करंट में, जल्दी बताइए। हाँ E/T, क्या E/T, ठीक, यहाँ पे स्मॉल ई कर लो क्योंकि आपको आसानी होगी। E/T हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट V इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्या बेटा म्यू नॉट आई अपन 2r, ये भी निकाल सकते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, किसका, चार्ज का। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर हम जो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो हमें स्टडी किए हुए थे उसमें हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन He+, Li+2 वाले इलेक्ट्रॉन या चार्ज को हम सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, या उसमें अगर दो चार्ज हो जाएं या दो इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है, एक ही ऑर्बिट में दो चार्ज लाई करें तो यह रूल फॉलो नहीं होता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए आप लोग इसे पॉज करिए और नोट करिए, फिर आगे हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से हमें क्या देखना है, एग्जांपल कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये कह रहा है इफ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Cr, किसका, Cr का, हमें क्या निकालना है फोर्स, देन फाइंड द रेडियस एंड स्पीड इन nth ऑर्बिट, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बोहर्स। जहां आ जाए अकॉर्डिंग टू बोहर वहां पे आपको बस डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है बेटा, हमें लिखना है mv², क्या बेटा mvr, क्या लिखना है mvr इक्वल टू बेटा क्या nh/2π, कितना nh/2π लिखना है। डायरेक्टली हम इतना लिख देंगे, बात समझ में आई, कितना हम लिख देंगे mvr इक्वल टू nh/2π। ये क्या है मेरा, ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोहर पोस्टुलेट्स के बारे में है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें कह रहा है Cr, किसका बेटा, Cr का फोर्स निकालना है। तो फोर्स ऑफ Cr इक्वल टू mv²/r, ये हमारा क्या है, मैकेनिक्स का इक्वेशन है। अब यहाँ से आप क्या करो, v को इल्यूमिनेट करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी बेटा nh/2πmr ना बेटा। यहाँ पे r जो है कैपिटल वाला रहेगा तो आप लोग कैपिटल R कर सकते हो, बात समझ में आई। यही वैल्यू आप v की जगह पे रख दीजिए। तो रखिए चलिए Cr इक्वल टू m/r इंटू v की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, कितना बेटा nh/2πmr, nh/2πmr, ओके। अब इसे हम सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे Cr, यहाँ पे m स्क्वायर करोगे n², h², यहाँ पे r इंटू बेटा 2×2 4 π² m²r², ठीक बेटा। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे यहाँ से सर, कहाँ से, यहाँ से सर हमने देखा कि एक m से एक m कैंसिल, और बेटा और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा सर। आगे चलिए हम लोग करते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं r⁻³ 1/r⁻³ इंटू n² h² डिवाइड बाई 4 π² m, ओनली m बचेगा। यहाँ पे r यहाँ चला जाएगा, r⁻4 हो जाएगा क्योंकि r³ में r को मल्टीप्लाई r⁻4 इक्वल टू c डिनोमिनेटर में हो जाएगा n² h² डिवाइड बाई 4 π² m c, कितना बेटा m इंटू c। ये क्या हो गया, ये r की वैल्यू हो गई। अब हमें रेडियस निकालना है तो r इक्वल टू ये पावर जाएगा, क्या हो जाएगा nth पावर में आ जाएगा, तो n² h² डिवाइड बाई 4 π² mc के पावर, कितना बेटा, के पावर 4 है तो उस तरफ जाकर के 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कि ये मार्कर नहीं चल रहा, हम लोग दूसरा मार्कर चला लेते हैं, 1/4
फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। ए किसका वैल्यू आ गया, ए रेडियस की वैल्यू आ गई। तो आप लोग इसे पोज करिए और नोट करिए। आपको यहाँ से रेडियस समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपको सिर्फ क्या करना था, सिर्फ आपको किसमें बेटा, जो हमारा बोहर का एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन था, इसे हम मैकेनिक्स के इक्वेशन में पुट करते हैं v की वैल्यू, और उसी को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन करते करते हमारी इतनी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पावर में 1/4 टर्म में आता है। तो अब हमें रेडियस आ गया, हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो आइए स्पीड के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए आप लोग इसे पोज करिए और नोट करिए, फिर हम लोग स्पीड के बारे में देखते हैं। तो स्पीड के बारे में कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमें सिर्फ जनरल सा सोल्यूशन करना है। क्या करना है, हमें सिर्फ जनरल सा सोल्यूशन करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है और बहुत इजी सोल्यूशन है। चलिए आप लोग पहले इसे करिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। जल्दी करिए मेरे भाई, पॉज करिए और नोट करिए। तो चलिए हमें लग रहा है आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आगे कहाँ चलते हैं, जो मैकेनिक्स का इक्वेशन था। क्या सर, ये जो मैकेनिक्स का इक्वेशन था, कौन सा, ये मैकेनिक्स का इक्वेशन था। ये जो आर की वैल्यू आए हैं, आर की वैल्यू से पुट करना है। तो आर की वैल्यू पहले यहाँ पे आर को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगी बेटा, तो आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी, यही कर लेते हैं भाई। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। कितना बेटा, एम वी स्क्वायर। आपको वी की वैल्यू निकालनी है, तो एम इस तरफ आ जाएगा, सी आर स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू वी स्क्वायर। बेटा आप आर की वैल्यू, जो आर की वैल्यू आई है, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी। आपको वी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, आपको वी की वैल्यू मिल जाएगा सी एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्या बेटा, सी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, कितना, सी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम क्यू, अपान 4 पाई स्क्वायर एम क्यू इक्वल टू वी, इक्वल टू वी, इक्वल टू वी। और यहाँ पे 1/4 के टर्म में ये भी आ जाएगा, 1/4 के टर्म में आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक, यही आपका आंसर है। वेलोसिटी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, आप यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, यही आर की वैल्यू इसमें पुट करिए और इसे कैलकुलेशन करेंगे, इतना वैल्यू आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है सर, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ये होने वाला है, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें ग्राउंड स्टेट कहाँ होता है। ठीक है, कौन सा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आप लोग इसे पोस्ट करो और इस क्वेश्चन को बहुत डीपली स्टडी करके आप लोग देखिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे अपने टॉपिक में देखते हैं, क्या देखते हैं, एटम। क्या बेटा, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर था, क्या था बेटा, जो हमारा सर एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जो हम एज्यूम किए हुए थे। क्या किए हुए थे, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को एज्यूम किए हुए थे, इसमें एक न्यूक्लियस था जिसकी वजह से डी थी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, और क्या बेटा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल, और बस आयनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। ये सब आज हम 3 टॉपिक के बारे में, 3 स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, या तो इस पे आज हम लोग बहस करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग देखते हैं, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ग्राउंड स्टेट। क्या है ग्राउंड स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी ऑफ एनी एटम, किसी एटम का जो लोवेस्ट एनर्जी, क्या बेटा, या किसी आयन का जो लोवेस्ट एनर्जी होता है। लोवेस्ट एनर्जी कहाँ होता है, किसी आयन का सर लोवेस्ट एनर्जी उसके ग्राउंड स्टेट में होता है। मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये इसकी लोवेस्ट एनर्जी है। एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ एटम अदर देन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से ज्यादा, मतलब इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आ जाए, या इस ऑर्बिट में आ जाए, या इस ऑर्बिट में आ जाए, तो ये जो इसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी को हम कहते हैं क्या बेटा, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इन ऑर्बिट, किसमें, ऑर्बिट में। बात समझ में आ रही है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो आइए, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल
हमें सबसे पहले जानना होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट आ गया होगा कि सर हम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यह कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट को हाई और दूसरे पॉइंट को लो कर देंगे तो उनके बीच का जो सेपरेशन होता है या उनके बीच का जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किसको? जो एक हायर पॉइंट हो और दूसरा लोअर पॉइंट हो, इन दोनों के बीच का जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आई? तो आइए हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या मिनिमम, क्या बेटा मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल टू इंफिनिटी। क्या बेटा? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या यहां से यहां जाना चाहता है n इक्वल टू इंफिनिटी पे जाने के लिए, क्या बेटा इंफिनिटी टर्म पे, किस पे? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझ में आने वाला है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, क्या बेटा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल टू इंफिनिटी पर, किस पे? n इक्वल टू इंफिनिटी पर ले जाने के लिए जो हमें क्या करना होता है, वर्क डन करना होता है, इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम कहते हैं यहां से यहां तक जितना जो कम से कम एनर्जी हमें देना पड़ता है ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू इंफिनिटी पर किसी चार्ज को ले जाने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आई? आगे क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, क्या बेटा फ्रॉम रेस्ट सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी एंड ionization energy. What is the ionization energy? Ionization energy is the minimum energy required to move electron. Minimum energy required to move an electron from ground state to n equal to infinity. It's known as ionization energy. And kinetic energy आप लोग जानते हो हाफ mv स्क्वायर। मेरे भाई आप लोग जानते हो क्या यार हम क्या कहें, अब बार बार हम कहते हैं, मुझे शर्म आने लग गई है। किसी चार्ज का मास इंटू वेलोसिटी टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, वही तो काइनेटिक एनर्जी है मेरे भाई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोग जानते हो, हमें भी पता है। क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड, क्या मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, कहां से, रेस्ट से, सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसी को काइनेटिक एनर्जी एंड जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी होता है, इन दोनों को मिला करके हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम लोग जान गए हैं। क्या जान गए हैं? जब हम सर किसी आप कह सकते हो किसी एटम में, किसी एटम में अगर उसका न्यूक्लियस, अगर उसके न्यूक्लियस से किसी दूसरे ऑर्बिट में, मान लीजिए एटम के न्यूक्लियस से किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो, इसे कहां से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना हो, तो वो क्या करेगा, स्टेट ऑफ एटम अदर देन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से आगे बढ़ता जाए, उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या कहते हैं, जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल हो किसी चार्ज की, उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन। किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को, क्या बेटा, पहले किसी इलेक्ट्रॉन को, फ्री को नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कम से कम जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, कहां से, ग्राउंड स्टेट से मूव होकर के n इक्वल टू इंफिनिटी पे चला जाए। कहां पे, ग्राउंड स्टेट से मूव होकर के n इक्वल टू इंफिनिटी पर चला जाए और यहां जाने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसे एक्सीलरेट करने के लिए मस्ट बी एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, कहां से, रेस्ट से, सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, उन दोनों का सम या उन दोनों को लेकर के हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बनाते हैं। बात समझ में आई? अब आपको पता है एटम के न्यूक्लियस
जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें एनर्जी लेवल क्या होती है मेरे भाई, जल्दी बताइए। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होती है सर, क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन, इट मींस एक चार्ज होता है। क्या होता है? एक ही चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं सर, अभी हम लोग पिछले टॉपिक में अभी जस्ट पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं? -13.6 इंटू क्या, -30.6 भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसका? हीलियम एटम का। हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो उसका आयनाइजेशन एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात समझ में आई? आइए आप लोग इसे पॉज करिए और नोट करिए। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या बेटा, अभी हमने आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हमने देखा है। अब हम लोग आगे देखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो सकता है? एक्साइट मतलब होता नहीं है बहुत एक्साइटेड हो गए हो यार, मतलब कार्य करने की जो आपकी टेंडेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, बढ़ जाना, अचानक एक्साइटमेंट हो जाना। बात समझ रहे हो ना? तो चार्ज को जब सर हम किसी चार्ज को, क्या जब हम किसी चार्ज को किसी ऑर्बिट में एज्यूम करते हैं तो उसमें एक्साइटेशन किस टाइप का आता होगा? तो हाँ सर, आता होगा जब चार्ज रिवॉल्व करता होगा। क्या, जब चार्ज रिवॉल्व करता होगा तो उसमें एक्साइटेशन आती होगी। जब चार्ज रेस्ट में होता होगा तब भी उसमें एक्साइटेशन आता होगा। तो किस टाइप के आते होंगे, कैसे आते होंगे, उसी को जानने के लिए हम एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। इट मींस नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप लोग इसे पोस्ट करिए और कॉपी करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारी ये टॉपिक चल रही है इसका बहुत मेन मतलब मेन फंडा है। अगर आपका स्टेटमेंट क्लियर है तो आप कर जाओगे। न्यूमेरिकल यहीं से बनने वाले हैं, न्यूमेरिकल आपके यहीं से बनने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए। चलिए जल्दी करिए। मॉडर्न फिजिक्स हमें लग रहा है हम लोग 8 लेक्चर में खत्म कर देंगे। अभी ये चौथा लेक्चर होने वाला है, 4 लेक्चर और, कितना 4 लेक्चर और हम लोग उतने में खत्म कर देंगे। चलिए आप लोग जल्दी करिए, पॉज करिए, कॉपी करिए, तुरंत पॉज किया करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि बेटा इस तरफ क्या है कि इरेज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इस तरफ का जो बोर्ड है थोड़ा सा खराब है, इस तरफ का सही है। तो आज हम लोग आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? हम लोग पढ़े थे क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर, हम लोग एक्साइटेशन एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग ग्राउंड स्टेट के बारे में और एक्साइटेड स्टेट के बारे में देखा था। तो आइए हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है अभी हम आपको फील कराए थे। क्या कराए थे? फील कराए थे। तो बेटा क्या है कि जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक है इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें दूर दूर तक पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं, फील नहीं होने वाला है। कैसा फील का मतलब क्या होता है सर? अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में फील होना बहुत जरूरी है। तो सर आप इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे बेटा हम लोग पढ़े थे, मैकेनिक्स पढ़े थे, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने स्टडी किया हुआ था जिसमें फील आता था। जैसे हमने सर्कुलर मोशन को होते हुए देखा है। हमने क्या देखा है? हम लोग सर्कुलर मोशन को होते हुए देखे हैं। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होते हुए देखा है। आप समझ आ रही है? पक्का। हम फोर्स लगते हुए देखते हैं, फ्रिक्शन का इफेक्ट हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग कभी एटम का इफेक्ट नहीं देखते। अच्छा, थोड़ा कुत्तों की आवाज आ गई, सॉरी, तो हम पॉज करते हैं। तो मेरे भाई मुझे कुत्तों से भी बात करनी पड़ गई। देखिए आप लोग के लिए रात को 2:30 बजे मैं कुत्तों से बात कर रहा हूँ। सोचिए ये स्थिति आ जा रही है। आइए हम लोग देखते हैं एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, क्या बेटा, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। तो सर इसमें ग्राउंड स्टेट था कहाँ? अरे मेरे भाई एटम था, इसका न्यूक्लियस Ze था, इसका एक ग्राउंड स्टेट है और ये सब धीरे धीरे एक्साइटेड स्टेट होते जाते हैं। क्या क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग आज टच करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। एटम का जो हमारा मॉडल है या स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या प्रपोजल दिया गया है। एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from ground state to atom
क्या बेटा, ऑफ एटम टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, किसी में भी पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनकी डिफरेंस है, यहाँ एनर्जी, यहाँ पे चार्ज चला गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पे था कम था, डिफरेंस था, ज्यादा से कम हो गया या कम से ज्यादा हो गया, क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड, अब एक्सेलरेट कर रहा होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने के लिए, ठीक है, हम एक्सेलरेट करके तो उसे उसके स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक, मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, कहां से, रेस्ट से, सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्साइटेशन, कहा किसके बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल होती है। आइए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ध्यान से समझना, जो एनर्जी जुड़ा हो उसे तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, मतलब एक एटम में जो चार्ज होते हैं उनको उससे अलग करने में जो एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायर टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ एन इक्वल टू इंफिनिटी पे, किस पे, एन इक्वल टू इंफिनिटी पे, जो हमें क्या एनर्जी रिक्वायर जरूरत पड़ती है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से एन तक, इसमें हो तो एन इक्वल टू इंफिनिटी पे ले जाने पे, या यहाँ हो यहाँ, यहाँ हो यहाँ, ठीक है, इन सब ऑर्बिट से अगर हम यहाँ एन इक्वल टू इंफिनिटी पे लेके जाते हैं, जो एनर्जी हमको रिक्वायर होती है वह हमारा बाइंडिंग एनर्जी होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, किसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर की टॉपिक यहाँ पूरी समाप्त हो जाती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, स्पेक्ट्रम होता कैसा है, आता कहाँ से है, स्पेक्ट्रम की क्या मतलब स्टेटमेंट है, क्या उसका यूज है, हम मॉडर्न फिजिक्स में स्पेक्ट्रम को किस तरह से स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग लाइट के फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमको जानना है, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट को आप पॉज करिए और नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके बाय।